भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से आज आपके लिए कक्षा 6 में विषय गणित के अंतर्गत उप विषय अंक गणित में प्रकरण पूर्ण संख्याओं पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। इससे पहले आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से जान लिया था। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इतनी भी हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या हमारा काम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से चल सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसमें पूर्ण संख्याओं में हमारी विभिन्न संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अब देखिए, ये पूर्ण संख्याएं शुरू करने से पहले हम एक तथ्य को जान लें। आप देख रहे हैं ये हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। अब अगर हम इसको एक को हटा देते हैं तो ये हमारे पास 2 बॉक्स हैं। अगर हम इसको भी हटा देते हैं तो हमारे पास 1 बॉक्स है। अगर हम इस एक को भी हटा देते हैं तो हमारे पास कोई भी बॉक्स नहीं है। गणित में इस तथ्य को, जो कि अभी हमने कहा कि कुछ नहीं है, क्या तात्पर्य है गणित में इस तथ्य से? शून्य। जब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसे कहते हैं हम शून्य। तो पूर्ण संख्याओं पर बात करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी प्रयुक्त कर लें, 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब क्या बन जाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं में 0 जो है, शून्य जो है, हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी संख्या हमें मिलती है। कहते हैं कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगर हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, संख्या रेखा पर प्रदर्शन, प्राकृतिक संख्याओं का भी हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया था, पूर्ण संख्याओं का भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शन करते हैं। किस तरह से? हम कुछ दूरी पर एक रेखा पर चिन्ह लगा लेते हैं और इसको नंबर इस तरह से हम दर्शा देते हैं। ये हमारा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कहलाता है। इसी में आगे बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत का अर्थ क्या है? कि जो क्रम से आए। जो पूर्ण संख्याएं एक क्रम में आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। जैसे हम यहाँ संख्या रेखा पर देखते हैं 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। 1 से आगे आने वाली संख्या 2, 2 से आगे आने वाली संख्या 3, 3 से आगे आने वाली संख्या 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर सदैव 1 होता है। और इसमें एक तथ्य और है कि क्रमागत संख्याओं में अगर हम 3 संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए 3 संख्याएं ली हमने, 3 4 5, ये हमारी तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो पहली और अंतिम संख्या के योगफल का आधा हमेशा मध्य की संख्या होती है। अब इसे देखते हैं। पहली संख्या क्या है? 3, तीसरी संख्या है 5,
इनका हम आधा कर देते हैं, क्या मिल जाता है हमें 4, और 4 हम देख रहे हैं कि 4 इनकी मध्य की संख्या है। तो 3, 4, 5 जो हमारी क्रमागत संख्याएं थी, इससे हमें क्या एक तथ्य प्राप्त हुआ कि प्रथम और तृतीय क्रमागत संख्या के योगफल का आधा हमेशा मध्य की संख्या होती है। इसी पर हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तब संख्याएं ज्ञात। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। यह प्रश्न है आपके सामने, इसमें इसी तथ्य का हम प्रयोग करेंगे जो भी मैंने आपको बताया। पहली और तीसरी संख्या का योगफल दिया है 28, दिया है पहली संख्या, पहली और तीसरी संख्या का योगफल ये बराबर 28। योगफल 28 दिया है, तो इससे मध्य की संख्या क्या होगी, इसका आधा। इसलिए मध्य की संख्या ये बराबर 28/2 14। तो हमारी मध्य की संख्या 14 आ जाती है। तीन संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, क्रमागत संख्याएं हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दो क्रमागत संख्याओं के मध्य एक का अंतर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों संख्या ज्ञात करने के लिए एक इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर लेंगे और एक इसकी अनुवर्ती। इसलिए 14 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, ये आ जाती है हमारी 13। तथा 14 की अनुवर्ती संख्या में हम क्या करते थे, एक प्लस कर देते थे। 14 + 1 15। इसलिए हमारी क्रमागत संख्याएं क्या आ गई, 13, 14 और 15। अब आप देखते हैं, प्रथम संख्या हमारी 13 है, तृतीय संख्या हमारी 15 है, दोनों का योगफल 28 होता है। तो हमें जो शर्त उसने दी थी वो पूरी होती है। और हमारा जो तथ्य था कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा मध्य की संख्या होती है, वो भी हमारा सत्य होता है। समझ आ गई ये बात। चलिए आगे इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। यदि तीन क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, तब
संख्याएं ज्ञात कर। अभी जो हमने प्रश्न किया था ये उसका आधा रह जाता है। देखिए इसमें हमें पहले से ही पता है कि मध्य की संख्या क्या है, 39 है। यह है मध्य की संख्या, ये बराबर 43। और अभी हमने आपको बताया कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर सदैव 1 का होता है, इसलिए 39 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 39 माइनस 1 38, और 39 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाती है, 39 प्लस 1 40। इसलिए हमारी संख्याएं हो जाती हैं 38, 39, 40। दो तरह से इसमें प्रश्न बनता है, दोनों तरह से हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल दे सकता है या मध्य की संख्या दे सकता है। हम दोनों प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इन पर संक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी संख्याएं होती हैं इसमें हमारे 4 नियम काम करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब पूर्ण संख्याओं में इन संक्रियाओं को हम देखते हैं कि ये कैसे होती हैं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं एवं उनके गुणधर्म। सबसे पहला आता है इसमें योग, पूर्ण संख्याओं में योग का नियम। पूर्ण संख्याओं में जोड़ना हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर भी पार्ट आता है योग का समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण से क्या तात्पर्य है, हम पूर्ण संख्याओं पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी दो पूर्ण संख्याएं हैं 3 और 4, तो अगर इनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या होती है तब ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं में योग का समवरक प्रगुण। आप देखते हैं 3 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, 4 भी हमारी पूर्ण संख्या है। हमने इनका योगफल देखा 3 + 4 ये आ जाता है हमारा 7। 7 भी एक पूर्ण संख्या है। किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल करेंगे पूर्ण संख्याओं में तो फिर से वही हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं में योग का समवरक प्रगुण ये कहलाता है। दूसरी बात क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का अर्थ क्या है कि क्रम को बदल देना। अगर हम योग कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं में और संख्याओं का क्रम बदल देते हैं और उसमें कोई अंतर नहीं आता तब यह क्या कहलाता है, योग का क्रम विनिमय नियम। हमने किया देखिए 5 + 4, 5 और 4 को हम जोड़ते हैं तो हमारी संख्या आती है 9। फिर से हम इनका क्रम बदल देते हैं, 4 को पहले लिख लेते हैं, 5 को बाद में लिख लेते हैं, 4 + 5 करते हैं तब भी हमारा
उत्तर हमारा 9 ही आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 5 में 4 प्लस करें या 4 में 5 प्लस करें, बात एक ही है, मतलब क्रम का कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय नियम। आगे देखें, योग का तत्समक अवयव। तत्समक, योग के तत्समक का मतलब क्या है? किसी पूर्ण संख्या में हम ऐसी पूर्ण संख्या को अगर जोड़ दें जिससे वही संख्या प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है? योग का तत्समक अवयव। ऐसी पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या हो सकती है? अभी हमने बताया 0। आप किसी संख्या लेते में 0 जोड़ते हैं, सपोज हमने लिया 6 में आप 0 जोड़ देते हैं तो आपको 6 ही मिल जाता है। तो ये 0 क्या बन जाता है? हमारा योग का तत्समक अवयव, जिसे आप योज्य तत्समक भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं इसके, योग का तत्समक अवयव या योज्य तत्समक। दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखें, इसी में बात करते हैं योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है? 3 संख्याओं पर आधारित ये प्रगुण होता है। इसमें हम क्या करते हैं? 2 संख्याओं का युग्म बना लेते हैं, किन्हीं भी 2 को एक साथ जोड़कर उसमें हम तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो हमारे योगफल पर कोई अंतर नहीं आता है। देखिए, हमने किया 1 + 3 + 9। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 1, 3 और 9। हम पहले 1 और 3 को जोड़ लेते हैं। 1 और 3 क्या मिल जाता है हमें? 4। 4 + 9 ये मिल जाता है हमें 13। फिर से हम इन्हीं संख्याओं पर विचार करते हैं, 1 + 3 + 9। अब हम क्या करते हैं? बाद वाली 2 संख्याओं का युग्म बना लेते हैं। ये हमें क्या मिलता है? 1 + 3 + 9 12, 12 और 1 13। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, 3 पूर्ण संख्याओं में हमने 2 संख्याओं का अगर युग्म बनाकर योगफल किया है, चाहे वो पहली और दूसरी का युग्म बनाया हो, चाहे दूसरी और तीसरी का युग्म बनाया हो, तो योगफल पर कोई अंतर नहीं आता है। प्रत्येक दशा में हमें योगफल समान मिलता है। तो इसी को हम पूर्ण संख्याओं में योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अब दूसरा संक्रिया आता है इसमें घटाने की। सबसे पहले योग को हमने देखा, अब घटाने को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण। ये नंबर 2 है आपका, पूर्ण संख्याओं में घटाने का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में जितने योग में हमने जितने भी प्रगुण पढ़े हैं, चाहे वो हमारा संवरक प्रगुण हो, क्रम विनिमय प्रगुण हो, तत्समक हो या साहचर्य प्रगुण हो, घटाने में ये कोई भी नियम प्रयुक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लेते हैं, संवरक की बात करते हैं। एक संख्या है हमारी 1 में से हमने 2 को घटा दिया, 1 - 2 -1 मिल जाता है। ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ये संवरक नियम को फॉलो नहीं करता। क्रम विनिमय की बात करें तो 4 - 5 करते हैं, -1 मिलता है। 5 - 4 करते हैं तब 1 मिलता है। दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए क्रम विनिमय भी नहीं होता। साहचर्य नियम की बात करें तो यह भी इसमें फॉलो नहीं होता, इसका कोई तत्समक भी नहीं होता। तो
पूर्ण संख्याओं में घटाने का जो प्रगुण है, इसमें ये चारों प्रक्रियाएं नहीं होती, ना ही संवरक होता, क्रम विनिमय भी नहीं होता, तत्समक भी नहीं होता और साहचर्य प्रगुण भी नहीं होता। अब हम आगे नंबर 3 बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण। गुणा कैसे करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण। अब इसमें देखिएगा नंबर ए आता है गुणा का संवर्ग। इसमें भी हम योग की तरह ही बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या मिल जाती है, तब ये गुणा का संवरक प्रगुण कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 4 है एक संख्या, दूसरी संख्या हमारे पास 6 है, 4 गुना 6 हम करते हैं 24 आ जाता है। ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या है, ये दोनों भी हमारी पूर्ण संख्या है, तो दोनों का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या हमें मिला, तो संवरक प्रगुण गुणा में हो गया। अब आगे देखिए गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्रम हम बदल देते हैं, तो गुणा में भी यही बात है। 1 गुणा 2 करें तब 2 आता है, या 2 गुणा 1 करें तब भी 2 ही आता है। इसका मतलब 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 1 आप लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम। अब शून्य के प्रगुण की बात करते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तब उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है। शून्य का गुणन प्रगुण। मान लीजिए एक संख्या है 5, 5 में आप शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर आपका क्या आता है? शून्य। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से आप गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा आपको शून्य ही प्राप्त होता है। यह कहलाता है शून्य का गुणन प्रगुण। आगे देखिए गुणन का तत्समक अवयव। तत्समक। अब गुणन की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी पूर्ण संख्या आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप किसी पूर्ण संख्या से गुणा करें तो वही रहे। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है हमारे पास? 1 को अगर हम 7 में गुणा करते हैं तब यह 7 ही रहता है, या 1 की गुणा हम 9 में करते हैं तब ये 9 ही रहता है। तो हमारा जो ये एक संख्या है पूर्ण संख्या, ये हमारा क्या कहलाता है? गुणन का तत्समक अवयव। अब गुणन में साहचर्य प्रगुण की बात करेंगे। गुणन में साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में अभी जैसे हमने बताया, फिर से 3 संख्याएं हम ले लेते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 हम ये ले लेते हैं 3 संख्याएं। इसमें पहले 2 को क्रम में लेते हैं। 1 गुना 2 आपको क्या मिलता है? 2। इसकी गुना फिर 3 में करते हैं, आपको मिलता है 6। फिर से यही संख्या लेते हैं 1 गुना 2 गुना 3। अब हम किसका क्रम बना देते हैं? बाद की 2 संख्याओं का। 2 गुना 3 तो ये हमें मिलता है 1 गुना 6। 1 गुना 6 भी हमारा 6 होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 3 हमारी संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं 1 2 3। इसमें आपने पहले 2 संख्याओं का क्रम लिया और फिर
बाद की दो संख्याओं का क्रम लिया तो हमारे उत्तर पर कोई अंतर नहीं आया। प्रत्येक दशा में हमें उत्तर 6 ही प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है गुणन का साचर्य प्रगुण। अब एक नई बात और आती है। मैंने आपसे अभी कहा था कि गुणन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें एक नई चीज़ और आती है, वितरण नियम। गुणन का योग पर वितरण। गुणन का योग पर वितरण नियम या वितरण प्रगुण। इसमें क्या होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किस पर ले रहे हैं, योग पर वितरण हो रहा है तो यहां प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस तीसरी संख्या ये बराबर हो जाता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जमा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। ये हमारा वितरण नियम होता है, गुणन का योग पर वितरण नियम। ये हमने 3 संख्याएं ली, दूसरी और तीसरी संख्या में संक्रिया योग की है और बाहर जो है संक्रिया गुणन की है। तो पहली संख्या को दूसरी से भी गुणा कर दीजिए और पहली संख्या को तीसरी से गुणा कर दीजिए और दोनों को योगफल कर दीजिए। तब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से रिजल्ट निकालेंगे तो एक ही रिजल्ट आपको मिलता है। इसको देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4 5 6, 4 गुना 5 जमा 6। इसका हम उत्तर निकालते हैं, कितना आता है, 4 गुना 5 और 6 जोड़कर हो जाते हैं हमारे 11, 11 गुना 4 44। अब हम पहली संख्या को दूसरी से गुणा करते हैं, 4 गुना 5 कितना आ जाता है 20। फिर पहली संख्या को तीसरी से गुणा करते हैं, 4 गुना 6 यह आ जाता है 24। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 गुना 5 जमा 4 गुना 6 कितना आ जाता है 20 जमा 24, ये बराबर 44। तो देखते हैं हमने जो ऑपरेशन लगाया है इस सूत्र के अनुसार वो दोनों ही स्थिति में सही है। यही चीज पूर्ण संख्याओं में जो गुणन का योग पर वितरण प्रगुण है ये घटाने पर भी होता है। अगर आप इसमें माइनस का साइन यूज करेंगे, यहां प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे तो यहां भी आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो गुणन संक्रिया का घटाने पर भी वितरण होता है। अब एक चीज और रहती है आपकी भाग की संक्रिया। अब देखिए इसमें 4 ऑपरेशन हमने आपको बताए थे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो चौथा ऑपरेशन है भाग का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण। शून्य का भाग का जो संवरक प्रगुण होता है ये इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 7, दूसरी संख्या है हमारे पास 9। हम दोनों को भाग करते हैं, 7/9 लिखते हैं। यह हमारी पूर्ण संख्या है, यह हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन यह हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए भाग में संवरक प्रगुण नहीं होता। यह संवरक नहीं है। दूसरी बात करें, किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य से भाग करें तो भाग अपरिभाषित होता है। कोई भी पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 6 है, हम इसको शून्य से भाग करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अपरिभाषित।
आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे आप इसे डिटेल में। अभी आप इतना ही समझें कि अगर किसी पूर्ण संख्या को या किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। तीसरी बात, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो सदैव हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में हम भाग कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 8, 8 को हम 1 से भाग कर रहे हैं तो हमें 8 ही मिलेगा। 5 को हम 1 से भाग कर रहे हैं तब हमें 5 ही मिलेगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अब एक चीज और देखें इसमें, अगर कोई भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या में अगर शून्येतर पूर्ण संख्या से ही भागफल कर रहे हैं तो वो हमेशा 1 आता है। मान लीजिए 9 है आपके पास, 9 को 9 से ही भाग कर रहे हैं, हमेशा 1 ही मिलेगा आपको। 4 को 4 से भाग कर रहे हैं तब आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, एक तथ्य और है इसमें कि अगर हम शून्य को किसी भी संख्या से भाग करते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं, 0/1 लिखें तब भी आपका 0 रहेगा, 0/2 लिखते हैं तब भी आपका 0 रहेगा, 0/5 लिखते हैं तब भी आपका 0 ही रहेगा। किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम शून्य को भाग करते हैं तो हमारा भागफल हमेशा शून्य ही रहेगा। एक और अंत में बात, ये हमारी संक्रियाएं पूरी हो गई हैं। 4 संक्रियाएं मैंने आपको बताई थी, इसमें चारों संक्रियाओं को हमने अच्छे से समझा। एक तथ्य और है इसमें, क्या हमें कोई ऐसी पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकती है कि जिसमें उसी से भाग करके हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो ऐसी संख्या होती है 1। 1 को अगर 1 से ही भाग करेंगे तो हमें उत्तर भी 1 ही मिलेगा। समझ आई ये बात? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है पूर्ण संख्याओं में, खासतौर से भागफल में, कि अगर कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव हो तो वो केवल 1 ही हो सकती है कि संख्या में उसी संख्या से भाग करने पर भागफल भी वही संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए, ये पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने आज चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सब इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।